आप गौर कीजिए तो न्याय का सबसे बड़ा दुश्मन केवल अपराधी नहीं होता। कई बार क्या, ज्यादातर मामलों में ये डर सबसे बड़ा दुश्मन है न्याय का। इस डर की वजह से कई बार न्याय नहीं मिल पाता। तो एक तो ये कि उनके जो कनेक्शंस हैं, दूसरा ये कि जो इनका फियर है, जो साइलेंस है, जो पीड़ित है, विक्टिम्स हैं। आप ये ध्यान रखिए, संगठित व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होता है। एक अकेला शायद उतना प्रभाव ना क्रिएट कर पाए, लेकिन जब वो संगठित होता है तो बहुत शक्तिशाली होता है। अगर इंस्टीट्यूशन मजबूत करने, इसीलिए जब भी चुनाव हो तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमारा नेता कैसा चाहिए, जो इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करेगा। इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि न्याय सिर्फ सज़ा देना नहीं होता। न्याय का मतलब है कि पीड़ित की गरिमा वापस आ जाए। उसका मतलब ये है कि समाज का भरोसा लौट आए, ठीक है, लोगों का ये विश्वास बना रहे कि सिस्टम जिंदा है। आप तख्तों को बचाने में मशगूल रहे पहरेदार, शहर जलता रहा पर गुनाहगार न मिला। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे एप्स्टीन फाइल का मामला सिर्फ अपराध का मामला नहीं था, वो कानून की असमानता का आईना था। हमने ये समझा कि कुछ लोगों के लिए कानून वास्तविक खतरा होता है, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए केवल मैनेजेबल प्रॉब्लम है। इलीट इम्प्यूनिटी मिली होती है उनको। इलीट इम्प्यूनिटी क्या है? इलीट इम्प्यूनिटी कहते हैं कि वो लोग जिनको लगता है कि वो कानून से ऊंचे हैं, कानून उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और धीरे धीरे समाज को भी ये लगने लगता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? कि आखिर क्या, क्यों ताकतवर लोग उन्हीं कानूनों से बच जाते हैं जिन कानूनों से कमजोर लोगों को सजाएं मिल जाती हैं? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या इन सब चीजों का कोई सल्यूशन है, कोई समाधान है, या फिर हम हमेशा ही एक ऐसे समाज में रहेंगे जहां ये डिस्क्रिमिनेशन साफ साफ दिखती है? आइए समझते हैं। यहां लोग सोचते हैं कि जो प्रभावशाली लोग हैं, जो कानून से बच जाते हैं, उनकी उनके पास पैसा है और पैसे की वजह से कानून उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। लेकिन असल में जो उसके कारण है वो बहुत गहरे हैं, और इन कारणों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना वो समझे हम सल्यूशन नहीं तलाश कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कैसे इनको इलीट इम्प्यूनिटी मिल जाती है। अक्सर आप गौर कीजिए तो ये ताकतवर लोग अकेले आपको नहीं मिलेंगे। ये वो लोग हैं जिनके पास एक बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं, उनके राजनीतिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं, उनके पास कानून के विशेषज्ञ होते हैं, वो आर्थिक रूप से बड़े संपन्न होते हैं, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उनकी कोई कमी नहीं है उनके पास। इनके बहुत प्रभावशाली मित्र होते हैं, सिस्टम में उनके लिए रास्ते बन जाते हैं। तो कानून के सबके लिए बराबर होने के बावजूद भी इसका फायदा सब लोग बराबरी से उठा नहीं पाते, ये लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण आप देखिए, जो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर है एक तरीके से, उनका मतलब इन प्रभावशाली लोगों का बड़ा मजबूत पकड़ है इन संस्थाओं पर। जब धीरे धीरे ये संस्थाएं जो कि जिम्मेदार हैं समाज में न्याय स्थापित करने के लिए, व्यवस्था स्थापित करने के लिए, जब ये इन प्रभावशाली लोगों के हाथ में आ जाती हैं, तो फिर चीजें, ये डिफरेंस दिखने को मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कारण हमेशा भ्रष्टाचार नहीं होता। कभी कभी तो करियर का दबाव है, राजनीतिक दबाव है, प्रतिष्ठा का डर है, ठीक है, चुनाव में फंडिंग मिलती है, पोस्ट रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स हैं वो लेने की लालच है, कई बार पॉलिटिकल प्रेशर होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग का भी जो डर है, वो निर्णय बदलने लगते हैं, और धीरे धीरे जो निष्पक्षता है वो कमजोर होने लगती है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कारण है कि जो एक तरीके का फियर है कमजोर लोगों के बीच, जो पीड़ित है खास करके, फियर है, और फियर की वजह से एक साइलेंस है। यहां पीड़ित अक्सर बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि शायद समाज में उनकी परेशानी ना समझ पाए, एक शर्म है समाज को लेके। उनकी जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है वो उनको बहुत इन्फ्लुएंस करती है, इंडिपेंडेंस नहीं है इकोनॉमिकली उनके पास। दूसरी चीज, उनको धमकी का डर रहता है। फिर उनके मन में कहीं ना कहीं एक तरीके का ये अविश्वास है कि ये सब करने से हम न्याय मांगेंगे तो हमको न्याय मिलेगा भी नहीं।
तो आप गौर कीजिए, तो न्याय का सबसे बड़ा दुश्मन केवल अपराधी नहीं होता। कई बार, कई बार क्या, ज्यादातर मामलों में ये डर सबसे बड़ा दुश्मन है न्याय का। इस डर की वजह से कई बार न्याय नहीं मिल पाता। तो एक तो ये कि उनके जो कनेक्शंस हैं, दूसरा ये कि जो इनका फियर है, जो साइलेंस है, जो पीड़ित है, विक्टिम्स हैं। एक और बड़ा कारण ये है कि जो लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उनके एडवांटेजेस इन प्रिविलेज्ड लोगों को बहुत मिल जाते हैं। ठीक है, कानून हमारे देश में बहुत जटिल है। हमारे देश में क्या, दुनिया भर में जो कानून है आप देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स है। फिर कॉम्प्लेक्स होने की वजह से क्या होता है कि जो अमीर व्यक्ति है, जो ये इलीट क्लास है, वो अपने लिए एक महंगा वकील जो एक्सपर्ट है, लॉ एक्सपर्ट है, उसको हायर कर सकता है। वो लंबी मुकदमेबाजी अफोर्ड कर सकता है। जो टेक्निकल लूप होल्स हैं उसका बेनिफिट वो उठा लेता है। जबकि गरीब व्यक्ति के लिए ये सारी चीजें अपने आप में पनिशमेंट है, ये प्रोसेस ही उसके लिए पनिशमेंट है। तो वो न्याय की डिमांड उस तरीके से नहीं कर पाता, वो वेट कर पाने के लिए वो कैपेबल नहीं है कि न्याय उसको मिले। एक और बहुत बड़ा कारण है कि जो मीडिया के नैरेटिव्स पे कंट्रोल है इन इन्फ्लुएंशियल लोगों का, वो एक बहुत जिम्मेदार एस्पेक्ट है। ये पावरफुल लोग कहानी ही बदल देते हैं। आप देखिए, मीडिया इन्फ्लुएंस की वजह से, पीआर कैंपेनिंग की, विक्टिम को ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तमाम सारे ध्यान भटकाने वाले मुद्दे आने शुरू हो जाएंगे। जब नैरेटिव बदल जाता है तो न्याय की मांग ही बदल जाती, वही कमजोर होने लगता है। और ये देखिए, ये बात ठीक है कि सच को दबाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको मोड़ तो दिया ही जाता है ना। वो मोड़ दिया जाता है, फोकस बदल दिया जाता है। फोकस कैसा, वो व्यक्ति से फिर घटना पे आ जाएगा, घटना से विवाद पे आ जाएगा, विवाद से सनसनी पे आ जाएगा, और इन सब में असली सवाल हो जाता है। इस वजह से कई बार पूरी व्यवस्था ही असहाय दिखती है। क्यों? क्योंकि कई सारी कमजोरियां एक साथ एक्टिव हो जाती हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम एक साथ एक्टिव हो जाती हैं। और इन सभी वजहों से जब कोई ताकतवर बच जाता है ना, तो ये मानिए कि सिर्फ एक केस खत्म नहीं होता, समाज का भरोसा भी थोड़ा सा और ज्यादा मर जाता है। ये हम रोजमर्रा की जिंदगियों में देख रहे हैं। अभी एक क्या कहते हैं, एक बच्चे ने अपने स्कॉर्पियो से उड़ा दिया एक दूसरे यूथ को। उसको होना ही नहीं चाहिए था, सड़क पे गाड़ी चलाना ही नहीं चाहिए था, अभी वो नाबालिग था, लेकिन फिर भी, और वो रील्स बनाने के चक्कर में, और उसको बड़ा कॉन्फिडेंस है कि वो बच जाएगा। ऐसा उसके पहले भी कई बार हो चुका है, चालान वगैरह हो चुका है। तो ये बहुत जरूरी है कि इसको समझा जाए। आप देखिए, ये जो इलीट इम्प्यूनिटी है, ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, कोई कानूनी मुद्दा नहीं। ये असल में अगर हम गौर करें तो ये जो ह्यूमन सिविलाइजेशन की एक तरीके से मॉरल एग्जामिनेशन है। मतलब पूरी तरीके से ये जो मानवीय सभ्यता है ना, आप गौर कीजिए तो ये एक नैतिक परीक्षा है। यहां बहुत जरूरी है कि इन सब चीजों से उबरा उबरा जाए। अगर हम अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां हम अपनी लिमिटेशंस को कंपनसेट कर पाए, तो सवाल ये है कि करें क्या? क्या इसका कोई समाधान है? बिल्कुल है। आप जब इतिहास देखते हैं तो इतिहास हमें बताता है कि कोई भी पावर, कोई भी शक्ति स्थायी नहीं है। इतने राजाओं के नाम पढ़ते हैं, इतनी ताकतवर कहानियां, आज कोई नामो निशान नहीं है उनका। तो बचे हुए उनके शीश महल, उनके महल आज खंडहर में बदले हुए हैं। तो पावर, शक्ति कभी स्थायी होती नहीं है। आप ध्यान रखिए, कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जब वो बदलती हैं तो शक्तिशाली आदमी भी जवाब दे होता है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं? सबसे पहली चीज तो ये है कि जो एक कलेक्टिव अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, मतलब एक सामूहिक जागरूकता है कि हम सब जागरूक हों चीजों के लिए कि क्या सही है, क्या गलत है, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो हमारी जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शक्ति को चैलेंज करती है, इस एलीट कम्युनिटी को चैलेंज करती है। दूसरी चीज क्या है कि अ, अ, जो इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी है वो इंश्योर होनी चाहिए, संस्थागत सुरक्षाएं। अब संस्थागत सुरक्षाओं के लिए आप तमाम सारे गवर्नेंस
एस्पेक्ट्स को सुधार सकते हैं, कैसे जो पुलिसिंग है, जो जांच एजेंसियां हैं, उनकी अपॉइंटमेंट से लेके और उनकी बर्खास्तगी वगैरह ये किन के हाथ में होनी चाहिए, उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए। मतलब कुछ ऐसे सिस्टम होने चाहिए जो ये निर्धारित कर सकें कि वो न्याय के अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे, न्याय को स्टैब्लिश करने के लिए काम कर पाएंगे बिना डरे। ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो जैसे जैसे इंस्टीट्यूशन डेवलप होंगे, एक गरीब आदमी मतलब एक कमजोर आदमी समाज का, उसके लिए वो बहुत बड़ा सहारा है। और सबसे ज्यादा चीज कि जो एक कलेक्टिव प्रेशर है, जो सामूहिक दबाव है व्यवस्था के ऊपर, वो क्वेश्चन खड़ा कर देता है किसी के सामने। इतिहास इस बात का गवाह है। जब भी ये तीन चीजें, कौन कौन सी चीज, कि एक कलेक्टिव अवेयरनेस आ जाए हमारे अंदर, एक जो इंस्टीट्यूशनल जो सिक्योरिटी है वो मिलनी शुरू हो जाए लोगों को, इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो जाए, और एक कलेक्टिव प्रेशर क्रिएट हो अन्याय के खिलाफ, तो ये जो ताकतवर से ताकतवर लोग हैं वो भी अकाउंटेबल होने लगेंगे, उनकी भी जवाबदेही सुनिश्चित होने लगेगी। यहीं से बदलाव शुरू हो जाता है। और इस बात का एहसास होने लगता है उनको, कि उनको क्या, हम सबको इस बात का एहसास होने लगेगा कि ये जो इम्प्यूनिटी है वो स्थायी नहीं है। जब जब समाज दबाव बनाता है, संस्थाएं बदलती हैं, तब तब इसका असर दिखा है। भारत में तमाम सारे उदाहरण हैं इसके। आप देखिए, चाहे वो आरटीआई का मूवमेंट हो, जनहित याचिकाएं हो, जो पीआईएल्स हैं, ठीक है, तमाम सारे जो मीडिया के खुलासे हैं, सुप्रीम कोर्ट के तमाम सारे इन्वॉल्वमेंट की वजह से तमाम सारे चेंजेस आए हैं, सोशल मीडिया का प्रेशर, ये सारी चीजें आप देखेंगे, ये सब सामाजिक शक्ति हैं। यहाँ बहुत जरूरी, और ऐसे एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है। आप देखिए, वो चाहे जेसिका लाल मर्डर केस हो, आप देखिए मनु शर्मा को छोड़ दिया सबूतों को, गवाहों के अभाव में, बाद में कैसे मीडिया ने प्रेशर क्रिएट किया और हमेशा उसको टच में रहे। तो नो वन किल जेसिका नाम से ये सारा मीडिया कैंपेनिंग की, बाद में उसको सजा हुई। कैसे ये निर्भया केस में दोषियों को सजा हो पाई। ऐसे तमाम सारी चीजें अमेरिका में, आप उदाहरण मी टू जैसे जो इंसिडेंट हुए, जो मूवमेंट शुरू हुए, कितने सालों के बाद लोगों को सजा मिलनी शुरू हुई। तो दुनिया भर में इसके तमाम सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो इन सब को जरूरी, ये सारे, ऐसा नहीं है कि कोई उपाय नहीं है। और आप देखेंगे कि एक जो आम नागरिक है, अगर आप पूछेंगे कि भाई हम एक कॉमन मैन क्या कर सकता है, ये मतलब बहुत जरूरी हिस्सा है इस बात को समझना। आप देखिए, व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति के आधार पर, व्यक्तिगत स्तर पर, आप सबसे पहले तो अपने अधिकारों की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। व्हाट काइंड ऑफ राइट यू हैव, ठीक है। आप प्रोसेस को जानें कि किस तरीके से हम शिकायत करें, लिखित शिकायत कर सकते हैं, आरटीआई का उपयोग कर सकते हैं, एक कलेक्टिव वॉइस के रूप में अपनी बात कर सकते हैं, मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं जिससे कानूनी सहायता मिल सके। आप ये ध्यान रखिए, संगठित व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होता है। एक अकेला शायद उतना प्रभाव ना क्रिएट कर पाए, लेकिन जब वो संगठित होता है तो बहुत शक्तिशाली होता है। यहां जैसा कि हमने समझा कि न्याय आता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन तीन चीजों का एक साथ आना बहुत जरूरी। एक तो मजबूत संस्थाएं, इसका कोई विकल्प नहीं है। वी नीड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन अगर स्ट्रांग है तो बहुत सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं, बहुत सारे लोग, जवाबदेही सुनिश्चित होनी शुरू हो जाती है। और जनता का दबाव, और जब जनता का दबाव होगा तो अपने आप पॉलिटिकल विल क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। इस डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि जनता के दबाव को इग्नोर कर पाना बहुत मुश्किल है। तो अगर इंस्टीट्यूशन मजबूत करने, इसीलिए जब भी चुनाव हो तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमारा नेता कैसा चाहिए, जो इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करेगा। इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने वाले लोगों को हमें चुनने जाने की जरूरत है। ये जाति धर्म चुनकर हमने देख तो लिया क्या ही मिल रहा है। तो इस तरीके से चीजें हैं कि बहुत जरूरी है कि इसको समझा जाए। यहां तो इनमें से एक भी चीज अगर गायब हुई तो आप देखिए फिर से इलीट इंप्यूनिटी पैदा हो जाएगी। चाहे अगर आपकी जवाबदेही अगर सुनिश्चित करना है सत्ता की, ताकतवर लोगों की,
तो आपको मजबूत इंस्टीट्यूशंस चाहिए, एक अवेयर सिटीजन चाहिए, और क्या कहते हैं, मजबूत जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो चाहिए होंगे। जनता का प्रेशर बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से एक भी चीज़ कम हुई तो ये फिर से इम्प्यूनिटी पैदा हो जाएंगी। और इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि न्याय सिर्फ सज़ा देना नहीं होता। न्याय का मतलब है कि पीड़ित की गरिमा वापस आ जाए। उसका मतलब यह है कि समाज का भरोसा लौट आए। ठीक है, लोगों का ये विश्वास बना रहे कि सिस्टम जिंदा है। आप देखिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम अपने घरों के अंदर तमाम सारे महंगे सामान रख के और उसके सामने एक छोटा सा ताला लगा के हम बाहर निकल के जाते हैं। वो जो छोटा ताला है, वो ताले पे भरोसा नहीं है, भरोसा उस सिस्टम पे है कि नहीं, इस ताले को कोई तोड़ेगा नहीं। तो सिस्टम पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है, और ये आएगा ही तभी जब इंस्टीट्यूशन मजबूती से काम करेंगे, जनता प्रेशर क्रिएट कर पाएगी, और उसके कॉन्सिक्वेंस में जो पॉलिटिकल विल है वो काम करेगा। यहां जो इलीट इम्प्यूनिटी है, आप अगर गौर करें तो ये केवल सिस्टम की समस्या नहीं है, ये एक तरीके का एक मनोवैज्ञानिक समस्या भी है। जब लोग ये मान लेते हैं कि कुछ नहीं बदल सकता, ठीक है, कहाँ कुछ होगा भाई, इंडिया में कुछ नहीं हो सकता, कहीं कुछ नहीं हो सकता, ताकतवर लोग का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप यकीन मानिए हम उस इम्प्यूनिटी को बहुत मजबूत करते हैं, बहुत ज्यादा। और जब जैसे ही ये मानना शुरू कर देते हैं कि भाई जब हम खड़े होंगे तभी तो बदलाव होगा, तो वहां से चीजें बदलनी भी शुरू हो जाती हैं। और ऐसे नंबर्स ऑफ एग्जांपल्स वी हैव इन हिस्ट्री। आप देखिए, एक ट्रेन में सफर कर रहा एक लड़का, एक वकील, जिसके पास फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट का टिकट था, और उसको आधी रात को ट्रेन से बाहर फेंक दिया ये कह के कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। आप सोचिए जरा, एक बार अपने आप को उसकी जगह पे लाके सोचिए कि आपके पास टिकट भी है, कहीं कोई गलती नहीं की, आप अपने तरीके से बैठे हुए हैं, सफर कर रहे हैं, और बस कोई इसलिए आपको कंपार्टमेंट से बाहर कर दे, ट्रेन से उतार दे, वो भी आधी रात को, बिना ये सोचे कि आपका क्या होगा, कि इसलिए उतार दे कि आप एक गुलाम देश के नागरिक हैं। तो वो इंसल्ट, वो बेचारगी कैसी कैसी होती होगी, सुसाइड करने का मन करने लगता है ऐसी कि यार हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो आप सब जानते हैं कि ये बात, आ, हम बात कर रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी की। तो उस रात को ट्रेन पे से उठा के उसको फेंक दिया गया, तो वो फेंका गया था एक गुलाम देश के एक अदने से नागरिक को। लेकिन उसी रात को उसी प्लेटफॉर्म पे जो शख्स कपड़े झाड़ कर खड़ा हुआ, वो एक देश का गौरव था। उस रात को उसके पास, आप सोचिए, क्या वो कल्पना कर सकता था कि आने वाले 20 साल और इसी देश का जो किंग है वो मेरे से मीटिंग करेगा मेरी शर्तों पर। तो चीजें बदलती हैं। आप देखिए, ऐसे तमाम सारे एग्जाम्पल, ये बात केवल मोटिवेशन के लिए नहीं है, सच में जब हम खड़े होंगे बदलाव शुरू होगा। हमको इस बात पे जरूरत किस बात की है कि हम इस बात पे सामूहिक रूप से यकीन करें। कानून की असली ताकत कोर्ट में नहीं होती, कानून की असली ताकत होती है जनता के विश्वास में, असली ताकत होती है एक मॉरल प्रेशर में, एक नैतिक दबाव में होती है, सामूहिक चेतना में होती है। और इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है कि जब शक्तिशाली लोग भी गिरे, ठीक है, वो भी कमजोर हुए। मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया आपको कि किस तरीके से जेसिका मर्डर केस था, वो निर्भया केस था, अमेरिका का जो हार्वे वेनस्टेन का केस था जो मी टू मूवमेंट के रूप में आया, ठीक है, किस तरीके से जो वाटरगेट स्कैंडल था जिसमें निक्सन जैसे प्रेसिडेंट को भी इस्तीफा देना पड़ा, जब धीरे धीरे चीजें सामने आती। तमाम हमारे देश में तमाम सारे पॉलिटिशियंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हुई हैं इसी कानून की का ही फायदा उठा के, लोगों की अवेयरनेस की वजह से ही ऐसा हुआ है। गौर करेंगे आप अगर, तो आप पाएंगे कि कोई भी प्रभावशाली आदमी, उसकी असली ताकत उसका उसका पद नहीं होता, उसकी स्थिति नहीं होती। उसकी असली ताकत लोगों की ये राय होती है, लोगों का ये विश्वास होता है कि उनको चुनौती नहीं दी जा सकती। और जैसे ही ये विश्वास टूटता है, ठीक है, उनकी शक्ति भी टूटनी शुरू हो जाती है। ये बहुत जरूरी है कि इस बात को समझें। उनको तब तक वो निडर बने रहेंगे जब तक उनके अंदर ये विश्वास होगा कि नहीं, कुछ नहीं हो पाएंगे। हमारा रिस्पॉन्स हमको नागरिक के रूप में बदलने की जरूरत है।
हमको हमारी तमाम सारी पहचान के ऊपर, आप किसी पर्टिकुलर जाति के हो सकते हैं, धर्म में आस्था हो सकती है, लेकिन हमारी जो सबसे मजबूत पहचान है वो नागरिक होना है, कि हम नागरिक के रूप में हमारी क्या भूमिका निभा रहे हैं। और जब तक हम नागरिक नहीं बनेंगे तब तक हम मुद्दों पर एक नहीं हो पाएंगे। हम जिस बात को, जिस सामूहिक दबाव की बात कर रहे हैं, जिस कलेक्टिव प्रेशर की बात कर रहे हैं, जो सरकारों को, जो पॉलिटिकल विल को कंट्रोल करेगी, वो बगैर नागरिक हुए नहीं आ सकता। हमें सिटीजन होना पड़ेगा। हमारी जितनी पहचान है वो हमें मुबारक, वो आपको मुबारक, लेकिन बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हम जब तक इस तरीके से नहीं सोचेंगे, हम जेन्युइन डिमांड, कलेक्टिव डिमांड नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो आप जो भी आपके बिलीफ सिस्टम है वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन सब के ऊपर जो एक सबसे मजबूत आइडेंटिटी है वो ये है कि वी आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वी आर पार्ट ऑफ द, वी द पीपल ऑफ इंडिया, व्हिच इज मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत जरूरी है कि इस बात को समझे। वो वी का जो सेंस ऑफ वी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये ध्यान रखिए कि संख्या प्रभाव पैदा करती है। एक व्यक्ति अगर कुछ बात कहता है, हो सकता है कि वो सूचना हो, उसको सूचना मान लिया जाए, लेकिन कई लोगों की आवाज वो दबाव का रूप ले लेती, वो प्रेशर हो जाती है अपने आप में। तो जब मामला दिखाई देने लगता है ना कोई चीज, तो संस्थाओं के लिए निष्क्रिय रहना बड़ा कठिन हो जाता। अब वो न्यूट्रल नहीं रह सकती। जैसे ही चीजें सामने आएंगी, अब वो न्यूट्रल नहीं रहेंगी। आप देखिए अभी ये आईटी समिट हो रहा है और उसमें जब चीजें सामने आनी शुरू हुई तो उसके खिलाफ कार्यवाहियां होनी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ये तमाम सारी चीजों के खिलाफ सामने तो आए। और ऐसे तमाम सारे, ये तो इमीडिएट एग्जांपल, ऐसे तमाम सारी चीजें कि जब मामला दिखाई देना शुरू हो जाता है, फिर और जो इंस्टीट्यूशन है उनके लिए आंख बंद कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो न्यूट्रल नहीं हो सकती, उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उनको अपनी ड्यूटीज पे काम करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एक जो हमारा कलेक्टिव एफर्ट है वो सामने, और वो बिना सिटीजन हुए नहीं आ सकता। आप देखिए कि कोई भी व्यवस्था हो, किसी भी सिस्टम की बात करें, दुनिया भर में किसी भी सिस्टम की बात करें, तो कहीं भी सारी शक्ति एक ही जगह नहीं होती, शक्ति हमेशा बिखरी होती है। और यही बिखरी हुई शक्ति एक आम आदमी की उम्मीद है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। शक्तिशाली लोग केवल इसलिए मजबूत नहीं होते कि वो अजेय हैं, उनको हराया नहीं जा सकता। वे इसलिए मजबूत होते हैं कि लोग ये मान लेते हैं कि वो अजेय हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यहां अभी अभी हमने इतिहास की बात की, इतिहास में कोई भी शक्ति हमेशा नहीं चली है, ठीक है, लेकिन हर शक्ति तब तक चली है जब तक उसको चुनौती नहीं मिली। तो आम आदमी, बीइंग अ कॉमन मैन, हम क्या कर सकते हैं? हमको एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि हम कितनी दिक्कतें बर्दाश्त कर रहे हैं रोजाना। ये रोजाना की चीजों में हमको आवाज उठानी पड़ेगी। पहले कि इट्स ओके करने की एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि कितने मामलों तक हम बर्दाश्त करेंगे। तो आम आदमी का जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो क्या है? वो किसी भी पावर को हराने के लिए नहीं है कि किसी, हम कोई ताकतवर आदमी है उसको हराना है, कोई फाइट थोड़ी, कोई लड़ाई थोड़ी है। लक्ष्य ये है कि जो भी पावरफुल है वो नियम के अंदर कैसे आए, वो रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश होना चाहिए, विधि का शासन स्थापित होना चाहिए। ये कठिन जरूर लग सकता है लेकिन असंभव नहीं है, हमने किया है, पहले भी किया है। यहां बहुत सीधा सीधा सवाल कि ये होगा कैसे? मैंने फिर कहा, मैं फिर वही कहूंगा कि आप देखिए, हमारी अलग अलग आइडेंटिटी है एक व्यक्ति के रूप में, धर्म, जाति, तमाम सारी और आइडेंटिटीज, स्त्री पुरुष, बहुत सारी आइडेंटिटीज हो सकती हैं। ये हो सकता है कि हम अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग दुश्मन हो हमारे, तो ये हो सकता है कि हमारे दुश्मन साझे नहीं है, लेकिन हमारी समस्याएं साझी हैं। एक नागरिक के रूप में जब हम अपने आप को इवैल्यूएट करना शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारी सारी प्रॉब्लम बड़ी सिमिलर सी प्रॉब्लम है। आपकी बाकी आइडेंटिटीज डिफरेंट एनिमीज आपके सामने लेके आ रहे हैं, डिफरेंट दुश्मन लेके आ रहे हैं, लेकिन जब आप एक नागरिक के रूप में अपने आप को देखना शुरू करेंगे, हम सभी, तो दिखेगा कि नहीं, हमारी जो प्रॉब्लम है वो बड़ी सिमिलर है, वो बहुत साझी समस्याएं हैं हमारी। हम सबको सरकारी दफ्तरों में अपने काम कराने के लिए घूस देना पड़ता है, खराब सड़कों से सबको परेशानी है, महंगाई सबको प्रभावित करती है। तो और
ये सारी समस्याएं आप हमारी आपकी निजी पहचान नहीं देख रहे कि हमारा धर्म क्या है, जाति क्या है, हम आदमी है कि औरत है। तो इसलिए जरूरत है कि अपनी जो साझी पीड़ाएं हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, उनको पहचाना जाए। और जब हम इनको पहचानेंगे तो भी हमारे बीच फिर वो सामूहिकता पैदा होगी, फिर वो कलेक्टिवनेस आएगा जिससे बात बदलती है। मैं अकेला हूं ये वाली सोच को तोड़ने की जरूरत है। यहां इस बात को समझने की जरूरत है कि अकेला व्यक्ति तो अकेला हो सकता है, लेकिन नागरिक अकेला नहीं है। वो वी द पीपल ऑफ इंडिया का पार्ट है। इसलिए जब आप गौर करेंगे, ये केवल भाषणबाजी नहीं है कि हाँ कहने में तो सब अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप सच में समाधान के ऊपर विचार कर रहे हैं तो इन चीजों को अवॉइड करके हम चीजें नहीं देख सकते। हम अगर इतिहास देखेंगे, आप अगर थोड़ा भी पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि कोई भी अधिकार किसी भी समय हमेशा ऊपर से नहीं मिला कि जो भी सत्ता के लोग हैं उन्होंने लोगों को, कॉमन लोगों को राइट्स दे दिए। ये हमेशा नीचे से आया है। जितने भी आप रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं वो हमेशा नीचे से ही उसकी डिमांड की गई। मतलब साधारण लोग पूरी तरीके से हमेशा असहाय नहीं रहे, वो बस बिखरे होते हैं। और जब बिखरी हुई शक्ति जुड़ती है तो प्रभाव पैदा करती है। इतिहास हमें ये बताता है। तो इसलिए जरूरत क्या है कि हम सभी, फिर वही चीज कि हम सभी अपनी धर्म, अपनी जाति, अपनी जो भावनात्मक पहचान है उसके ऊपर एक सबसे मजबूत पहचान को सुनिश्चित करें, जो कि हम हमारे नागरिक होने की पहचान है। नागरिक होना आपके लिए अधिकारों की डिमांड क्रिएट करने का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देता है। जब हम आप अपने आप को नागरिक समझेंगे तो हमको अपने अधिकारों की, एक नागरिक के रूप में अधिकारों की तरफ हमारा ध्यान जाएगा। हम समझ पाएंगे कि लोकतंत्र में जो हमारी शक्ति है वो हमको अपने आप महसूस होने लगेगी। बीइंग सिटीजन, क्या पावर है हमारे पास इस डेमोक्रेसी में। तो इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हो सकता है कि हम में से किसी के साथ अन्याय हुआ हो, आपके साथ अन्याय हुआ हो, लेकिन इसका यह मतलब है नहीं कि न्याय संभव नहीं है। व्यवस्था में समस्या होना और व्यवस्था पूरी तरीके से बंद होना दोनों अलग अलग बातें हैं। अकेला व्यक्ति कमजोर महसूस कर सकता है, लेकिन नागरिक पूरी तरीके से कमजोर कभी नहीं होता। कई बार रास्ता दिखता नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है नहीं कि रास्ता है नहीं। आवाज छोटी हो सकती है लेकिन जीरो तो नहीं होगी ना। तो इतिहास में बदलाव साधारण लोगों से शुरू किए गए हैं। यहां ये सारी बातें करने के पीछे पर्पस ये है कि जो एप्स्टीन फाइल जैसी घटनाएं हैं ये तो सामने आ गई, बहुत सारी घटनाएं सामने नहीं है। और ये सारी बातें मैंने अपने देश, अपने समाज के परिप्रेक्ष्य में यहाँ रखी हैं। यहाँ जहाँ कहीं भी दुनिया भर में अगर आप ये बातें कहें तो देखेंगे तो यहाँ हमको अपनी सीमाएं तय करना जरूरी है। जिस तरीके से हम ये मान लेते हैं कि नहीं, हमारे दुखों का अंत नहीं है, हमारे लिए कोई समाधान नहीं है, ये सारी हमारी मान्यताएं इलीट इंप्यूनिटी को बढ़ावा देती, उनको मजबूत करती। तो आवाज तो उठानी पड़ेगी, अपनी सीमाएं तय करनी पड़ेंगी कि भाई हमारी लिमिटेशंस क्या हैं किसी चीजों को। आए होगा कैसे ये, आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी, स्पष्टता होनी बहुत जरूरी। आप देखिए, हम चीजें क्लियर नहीं होते, स्पष्ट नहीं होते कि भाई जो हम अन्याय सह रहे हैं, क्या मतलब वो हमको सहना चाहिए भी कि हम आवाज उठा सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि जो कर रहा है वो जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है। तो आवाज उठानी पड़ेगी। हमको स्पष्टता होनी बहुत जरूरी है कि किस स्तर तक मैं अन्याय सहूंगा, कहां जाके खड़ा होऊंगा। ये सारी बातें जितनी ज्यादा स्पष्टता आएंगी, आप देखेंगे आत्मविश्वास उतना ही बढ़ता है। और जैसे ही आत्मविश्वास बढ़ता है, आप प्रोसेस समझना शुरू करते हैं, अपने आप जो मनोवैज्ञानिक डर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो आप सवाल पूछिए, लिखित शिकायत कीजिए। हमारे हाथ में फोन है, उसमें कैमरा है, तमाम सारे इंटरनेट है, तमाम सारी सहूलियतें हैं। तो हम शोर तो मचा ही सकते हैं। यहाँ देखिए, तमाम सारे सिनेमा के गानों पे तमाम सारे और न्यूज, उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज है।
हम क्रश वीडियोस देखते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। कितने सारे नॉनसेंस स्टूपिड तरीके के कंटेंट पे भी मिलियंस ऑफ व्यूज है। मतलब स्टूपिड मैं कंपेरेटिवली बात कर रहा हूं, ये तब जब हम तमाम सारी समस्याओं में कह रहे हैं कि हमारी आवाज नहीं। तो यहां हम किसको किसको जब हम ट्रोल करने पे आते हैं, तो क्या प्राइम मिनिस्टर, क्या सिनेमा स्टार, क्या कोई इलीट, हम सबको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो ये जब सारी चीजें हम ये जानते हैं, तो क्यों नहीं इसको ऑर्गेनाइज एस्पेक्ट में कि साहब हमारी ये डिमांड है, हमारे बच्चों के पास स्किल नहीं है, वो कैसे वर्ल्ड क्लास लेवल पे कैसे कॉम्पिटिट करेंगे। आप देखेंगे इस बात की डिमांड होनी चाहिए नहीं कि आप डॉक्टर के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि ईमानदारी से डॉक्टरी क्यों नहीं कर रहा, इंजीनियर ईमानदारी से इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर रहा, टीचर क्यों कमाने के पीछे पड़ा हुआ है, तमाम सारे लोग। सवाल ये है कि जो डॉक्टर 2 करोड़ रुपए दे के डॉक्टर बनेगा, उसके मन में सेवा आएगी कैसे। तो ये इंस्टीट्यूशंस की कमी है। जो उसकी पढ़ाई में ही आप देखिए, प्राइमरी 12वीं तक के खर्चे लाखों में जा रहे हैं। जहां अभी बहुत स्टेब्लिश करना है, समाज को समझाना है, वो वैसे ही पहली चीज तो ये वो इन्वेस्टमेंट ही इतने लाखों में है कि सबसे पहला पोर्शन ये होता है कि ये वापस कैसे आएगा, इंटरेस्ट के साथ। तो तमाम सारी चीजों के लिए हमको आवाज उठानी पड़ेगी। हमारी हेल्थ, हमारी एजुकेशन, हमारी नौकरियां, ये सब बिना सामूहिक आवाज के नहीं उठेंगी। यहां बिना पार्टिसिपेशन के ये पॉसिबल नहीं होगा, हमको आवाज उठानी पड़ेगी। सवाल ये है कि आप देखिए छोटे छोटे शहरों में मुझे जाना होता है, कई बार मैं बार बार देखता हूं कि वो बच्चे अपने शहरों की तारीफ करने लगते हैं। साहब हमारे यहाँ हर ब्रांड की शॉप है, ये शॉपिंग मॉल हो गया, अब इसके लिए दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बड़े शहर जाने की ज़रूरत, हमारे शहर में ही अवेलेबल है, हमारे शहर में 5 स्टार होटल खुल रहे हैं। वो जा नहीं पाएंगे कभी उसमें। ज़्यादातर लोग उन ब्रांड को कंज्यूम कर पाने की पोजीशन में भी नहीं है, लेकिन वो इस बात को लेकर खुश हैं। वो कभी ये सवाल नहीं उठाते कि उनकी यूनिवर्सिटी का क्या हुआ। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी किसी समय में बहुत रेपुटेशन थी, उसका क्या हुआ। वो जो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस थे जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी एजुकेशन पाई है, उसका क्या हुआ। तो उसके लिए कोई पेन नहीं है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है कि इस बात को समझा जाए। आप देखेंगे कि अगर डर को तोड़ना है किसी भी व्यवस्था के खिलाफ, तो बहुत क्लैरिटी से देखने की ज़रूरत है। और स्पष्टता से देखेंगे तो अपने आप चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। जब व्यक्ति ये महसूस करना शुरू करता है ना कि केवल अपने लिए नहीं खड़ा है, सही के लिए खड़ा है, तो साहस बढ़ने लगता है। और यही क्लैरिटी, यही स्पष्टता उसका ईंधन है। तो एप्स्टीन फाइल जैसी घटनाएं हमको हमेशा इस बात के लिए प्रवोक करने के लिए आती हैं कि क्या कलेक्टिवली आप सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। और अगर हम नहीं सोच रहे हैं, तो अगली किसी फाइल में शायद हम विक्टिम हो, हमारे घर का कोई विक्टिम हो। तो बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम की तरह मत देखिए कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो सकता, बहुत बड़े लोग शामिल हैं। हम चुप हैं इसलिए बड़े लोग इतने निडर होकर काम कर पा रहे हैं। तो आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, आवाज़ बनने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।